हेलो दोस्तों, आज हम जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में बहुत से क्वेश्चन हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 है, इसके अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 है, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है वो उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये बताया गया है। तो ये 3 अनुच्छेद हैं, इनको हमें याद रखना है। क्या क्या है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल हैं? जो संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें क्या क्या कौन कौन से पद हैं वो शामिल हैं? तो उसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। कौन कौन से शामिल हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, ये क्या है? प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। इसमें जो प्रधानमंत्री होता है ना, इसके अंदर जो एक तो प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है वो भी संघ की कार्यपालिका में ये शामिल होते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन हो गया? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, उसके बाद महान्यायवादी। राष्ट्रपति क्या है? यानी कि एक हम छोटा सा एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि राष्ट्रपति हैं वो क्या है? राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के राज्य प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति भारत के क्या हैं? राज्य प्रमुख। वह जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह भारत के प्रथम नागरिक हैं। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक हैं। सुदृढ़ता का क्या है? प्रतीक हैं। राष्ट्रपति जी क्या होते हैं? भारत की, देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या है? प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है?
अब देखो, जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, ये जो अनुच्छेद 54 है, इसके तहत राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है वो जनता है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, ये हमें याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 54 है, इसके तहत इसके अंदर राष्ट्रपति जी के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। बल्कि एक, अब देखो, जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती। इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? एक निर्वाचन मंडल के तहत किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में निम्न लोग शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? निर्वाचक मंडल में शामिल हैं कौन कौन? देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह पुडुचेरी के भी मुख्यमंत्री हैं। तो इनके जो दोनों के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों के बारे में, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। यानी जो कोई सभा है अगर वो विघटित हो गई है तो वो राष्ट्रपति निर्वाचन में नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूर्ण हुआ हो। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्या प्रावधान है? संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्या प्रावधान है? संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। यानी कि जो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निर्धारित होती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को, हमें नहीं करने की जरूरत है। यानी कि मेन मुद्दा ये है कि विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, इसीलिए एक निर्वाचक मंडल इसके लिए गठित किया जाता है। उसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो संसद के अंदर हो, वो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के अनुसार होता है? राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस विधि के अनुसार होता है? तो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो एक जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। इसका चुनाव एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किया जाता है। इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब
इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है 2, दिल्ली और पुडुचेरी, उनके निर्वाचित सदस्य, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संकरणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होगा। निश्चित भाग, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्यों के पास क्या क्या होता है और राष्ट्रपति मत कैसे डाले जाते हैं निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3 आदि अंकित करनी होती है। जो मतदाता होता है उसको, जो निर्वाचक मंडल होता है ना, उसके अंदर जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, उनको एक मतपत्र दिया जाता है। उस मतपत्र पर जो उम्मीदवार होता है उसे जो सदस्य होते हैं उनको जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के अंदर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं, उनकी वरीयता डालनी होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 उम्मीदवार अपनी वरीयता आदि दे सकता है। जितने उम्मीदवार होते हैं, प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। प्रथम जो चरण होता है उसके प्रथम वरीयता किसकी गणना होती है? यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। जैसे कि 1 नंबर पे जो है उनकी गणना की जाती है, फिर 2 नंबर पे कौन आ रहा है उसकी गणना की जाती है। जैसे ही उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, निर्धारित मत जो पहली होता है कि निर्धारित मत कि भी राष्ट्रपति बनने के लिए कितने मतों की आवश्यकता है, उनके अगर वो उतने मत प्राप्त कर लेता है पहली वरीयता के अनुसार, तो उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भी अपनाई जाती है इसके अंदर। अगर वो उसमें अगर नहीं हो पाता है तो डिसीजन। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मतों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों को जांच व फैसले कहाँ होते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके जांच और फैसले कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं उच्चतम न्यायालय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कहाँ हल होते हैं? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। इनका फैसला क्या होता है? अंतिम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10,
अगर उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति अवैध घोषित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में लिए गए फैसले मान्य होंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने से पहले। यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति जो राष्ट्रपति घोषित किया जा चुका है उसकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर देता है तो उसके द्वारा जो लिए गए फैसले हैं वो मान्य घोषित होंगे। वो क्या घोषित होंगे? मान्य घोषित होंगे। उच्चतम न्यायालय के अवैध घोषित करने से पहले तक के फैसले, बाद में जो फैसले लिए गए हैं वो नहीं। यानी कि अवैध घोषित करने से पहले जो फैसले लिए गए हैं वो मान्य होंगे। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति ये कह देता है कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति की इनकी जो है वो योग्य नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, तो उनको अवैध घोषित कर देता है कि भाई इनका जो चुनाव है वो अवैध है, मान्य नहीं होगा। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बने हुए उसे 2 साल हो गए या 1 साल हो गया, तो उन्होंने उस पीरियड के दौरान काफ़ी फैसले लिए। अब 1 साल होने के बाद ये और उनके जो चुनाव था उस पर विवाद चल रहा है और वो विवाद उच्चतम न्यायालय में चला गया। कहाँ चला गया? उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि इनका जो चुनाव है वो अवैध है, मान्य नहीं होगा, इनको इस पद से हटा दिया जाए। तो जिस दिन उन्होंने फैसला दिया है, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, उस फैसले के दिन से पहले तक जितने भी उस राष्ट्रपति द्वारा जो फैसले लिए गए हैं वो मान्य होंगे। उस दिन के बाद जो अगर कोई फैसला लिया है उन्होंने, उस समय से बाद में फैसला लिया है उन्होंने, तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसा विधान है हमारे संविधान के अंदर। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। राष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको अगर वो हो गया है कंप्लीट तो उसको ये नहीं कहा, अगर उसमें निर्वाचक मंडल में अगर कोई सीट खाली है या कोई पदाधिकारी अनुपस्थित है तो उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि भी उसके अंदर वो सीट खाली थी या वो पदाधिकारी नहीं थे, तो इस आधार पर उसको उस चुनाव को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये इसके अंदर विधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव को किन कारणों से चुना था? यानी कि जो संविधान के निर्माता, जो संविधान जिन्होंने लिखा था, उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव को किन कारणों से चुना था? निम्नलिखित कारणों से चुना था। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भावना रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी होता है। राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। और अगर राष्ट्रपति जी को भी अगर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता और तो वो भी एक तरह से पूरे भारत की जनता उन्हें चुनती, और प्रधानमंत्री जी जो लोकसभा के अंदर जो चुनाव होता है वो उसी के थ्रू चुने जाते हैं।
तो राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के जो चुनाव होते हैं वो तो समान हो गए, तो फिर शक्तियाँ किनको दी जाए? तो थोड़ा उनके चुनाव को थोड़ा सरल विधि से जो लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं वो चुनते हैं, और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनसे जो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। तो उनका थोड़ा चुनाव है वो एक हाई लेवल के अंदर, हाई लेवल के जो पदाधिकारी हैं हमारे देश के वो उनको जो चुनते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको हमारे देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, और उनका चुनाव होता है राष्ट्रपति जी को अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसीलिए राष्ट्रपति जी हैं वो नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, और प्रधानमंत्री जी के थ्रू वो काम करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के अंदर सारी शक्तियाँ निहित होती हैं उनकी। ऐसा हमारे संविधान के द्वारा प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था कैसा है? राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं क्या है, योग्यताएं क्या हैं? राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं क्या हैं? राष्ट्रपति जी के पद हेतु अर्हताएं क्या हैं? राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं या योग्यताएं। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं या योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1 तो भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, 35 वर्ष उनकी आयु हो, भारत के नागरिक हों, संघ सरकार में या किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। क्या चार योग्यताएं होनी चाहिए? वो नंबर 1 वो भारत के नागरिक हों। नंबर 2 उनकी आयु 35 वर्ष हो। नंबर 3 वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। नंबर 4 वो किसी लाभ के पद पर ना हो, संघ सरकार में, राज्य सरकार में, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में, स्थानीय प्राधिकरण में, वो किसी भी पद पर, लाभ के पद पर ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 लाभ का पद क्या है? आप इससे क्या समझते हो? लाभ का पद क्या है? क्या है लाभ का पद? आपके लाभ का पद क्या है? इससे आप क्या समझते हो? लाभ का पद एक वर्तमान राष्ट्रपति या एक वर्तमान उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल अथवा राज्य का मंत्री, इन सब को किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। ये लाभ के पद नहीं होते। बेशक इनकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए होती है पर मंथ, लेकिन इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इनकी सैलरी चाहे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो, लेकिन इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता। ये लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए क्या होना अनिवार्य है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए क्या होना अनिवार्य है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा कराएगा। भारतीय बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवाएगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, कुल जितने डाले गए मत हैं उनका 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो यह राशि जब्त हो जाएगी। मान लो कि 20 वोट डले, इनका 1/6 भाग क्या है? 1/6 भाग
इनका 1/6 भाग क्या रहेगा, मतलब 3 6 18 4, मान लो 24 वोट हैं, 24 वोट, और 24 वोट डले राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और 15,000 रुपये की राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करानी पड़ेगी। अगर इसमें से कोई भी उम्मीदवार जो राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ रहा है वो 4 वोट से कम प्राप्त करता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी बैंक के द्वारा, उसे वापस नहीं दी जाएगी। अगर व्यक्ति 5 वोट प्राप्त करता है तो उसे वो राशि मिल जाएगी वापस। अगर वो हारता है तो, अगर वो 3 वोट प्राप्त करता है तो वो राशि जब्त कर ली जाएगी बैंक के द्वारा। ऐसा प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अंदर, हमारे भारत के संविधान में। हमारे भारत के संविधान का एक बहुत ही बड़ा संविधान है। इसके अंदर बहुत से प्रावधान किए गए हैं जो देश की जनता के हित में हैं। उन्नीस सौ सत्तानवे से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या व जमानत राशि कितनी थी। 1997 से पहले जो चुनाव लड़ते थे उसमें, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव लड़ते थे उसमें जमानत राशि कितनी थी और प्रस्तावक व अनुमोदक कितने थे। तो 1997 से पूर्व जो राशि थी वो राशि थी 2500 रुपये। जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपये, और अनुमोदकों की संख्या, प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी। प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी थी, 10-10 थी, और जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपये। 1997 से इसे बढ़ा दिया गया। उनमें हतोत्साही किया जा सके तो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते थे। कई जो व्यक्ति थे वो ऐसे थे, यार चलो ले लेते हैं। कई ऐसे बस हवा के अंदर चुनाव लड़ते थे, मजे लेने के लिए लड़ लेते थे, क्योंकि 2500 रुपये थे, अगर डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं। 10-10 अनुमोदक देने देते थे तो ऐसे ही करते थे। अब क्या कर दिया गया कि अब तो 50-50 तो प्रस्तावक कर दिए गए और 15,000 रुपये की राशि कर दी गई। तो ये चुनाव अब लड़ते हैं ताकि वो गंभीरता से चुनाव लड़ सकें। गंभीरता से नहीं लड़ते थे पहले वो, अब गंभीरता से चुनाव लड़ने के लिए राशि 1997 के बाद में, 1997 के बाद में इस राशि को बढ़ा दिया गया। और जो प्रस्तावक थे, जो अनुमोदक थे, उनकी संख्या को बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया। ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में ये किया गया है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो क्या शपथ लेता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो क्या शपथ लेता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है। श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ऐसी शपथ हमारे देश की निर्वाचित राष्ट्रपति पद धारण करने से पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। पद की शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति जी को पद की शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति जी को पद की शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति जी को पद की शपथ दिलवाते हैं। और अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए
क्या शर्तें हैं? वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पहले जो हमें उनमें अर्हताएं थी, तो उनमें अर्हता में लोकसभा का सदस्य की बात हुई, तो वो लोकसभा के सदस्य की बात नहीं हुई थी। उनको ये कहा गया था कि लोकसभा के सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की उनमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, ऐसी बात उसमें कही गई थी। तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और क्या संसद का सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्य सभा। संसद के कौन कौन से सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के वो राष्ट्रपति जी हैं, वो सदस्य नहीं होने चाहिए पद के लिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हो भी जाता है अगर ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। वो त्यागपत्र देगा। वह कोई अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर, लाभ का पद धारण नहीं किया गया हो उसके द्वारा। अब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं? राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं वो क्या हैं? उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्ति होती है। आधिकारिक कार्यों में विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यकाल के दौरान जो उसका कार्यकाल होता है उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति होती है।